संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम और जन गण मन दोनों को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था। ठीक है। ये सवाल भी आपसे पूछता है 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को होता है कि हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है। और उसे संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया था और ये 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हो जाता है। ठीक है। मतलब उससे उसके अकॉर्डिंग जो है देश चलने लगता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशन पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एकल नागरिकता। ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे सिटीजन्स को यानी कि भारत के नागरिक को दी जाती है। मतलब कि सिर्फ हम भारतीय नागरिक हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिहार के हैं तो बिहारी नागरिक भी होंगे और भारतीय नागरिक भी होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप अमेरिका के किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, जैसे आप मान लो अभी एलए में काफ़ी चर्चे में है, वहाँ पे आपको पता है कि फायर लगा हुआ है, तो अगर आप लॉस एंजलस के व्यक्ति हैं तो आपके पास एक लॉस एंजलस का सिटीजनशिप होगा और उसके बाद फिर एक अमेरिका का भी सिटीजनशिप कार्ड होगा। ठीक है। तो इस तरीके के सिटीजनशिप को बोली जाती है दोहरी नागरिकता यानी कि डबल सिटीजनशिप। ठीक है। हमारे पास है सिंगल सिटीजनशिप, हम सिर्फ इंडिया के नागरिक हैं, बिहार या फिर यूपी के नागरिक हैं, ऐसा कोई हमारे पास कार्ड या फिर ऐसा कुछ नहीं हमारा संविधान अलाउ नहीं करता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकल नागरिकता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पूछ रहा है कि कौन सी मतलब विशेषता नहीं है। तो हमारा जो संविधान है वो दोहरी सरकार मतलब डायरकी को प्रमोट करता है। जैसे सेंटर में एक गवर्नमेंट है, हर स्टेट में भी अपनी एक गवर्नमेंट है, दोहरी सरकार तो है। शक्तियों का विभाजन है, बिल्कुल। स्टेट और सेंटर और स्टेट के पास कुछ पावर्स होती हैं। ठीक है। जब हम आगे कभी पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 7 में हम देखेंगे कि कैसे शक्तियों का बंटवारा हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन बी भी सही है। अखिल भारतीय सीमाएं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन डी में था लिखित संविधान। तो बिल्कुल हमारा संविधान जो है लिखा हुआ संविधान है। ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि कौन विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी को अगर हम छोड़ दें तो सारी की सारी जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, भारतीय संविधान की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है? तो फ्रेंड्स, इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि किसने किसको क्या कहा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केसी वेयर। केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। ठीक है। जेबी कृपलानी की अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हुआ था। तो कभी कभी ये भी पूछता है आपसे कि मतलब भारत जब आज़ाद हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। पंडित नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और इनके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। वैसे ही महात्मा गांधी के बारे में भी हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये समझिए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात कर लें कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था, किन्होंने कहा था, सॉरी किसने अच्छा वर्ड नहीं है, किन्होंने कहा था, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई 1944 को एक रेडियो से वो संदेश दे रहे होते हैं सिंगापुर से, सुभाष चंद्र बोस। उसी में वो महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, फादर ऑफ नेशन। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 15। भारत के संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थे। ठीक है। संविधान सभा का गठन अगर आपसे पूछ ले तो 6 दिसंबर 1946, ये डेट आप याद रखिएगा। ठीक है। वहीं पे यहाँ से 2 सवाल और पूछता है कि जो संविधान सभा की मीटिंग्स स्टार्ट होती हैं
तो सबसे पहला बार जो मीटिंग होता है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है, और उसमें कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं था, अस्थायी अध्यक्ष नहीं था। तो नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी एक अध्यक्ष बनते हैं, उनका नाम पूछता है आपसे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये मतलब उस समय वो जो भी लोग थे उनमें सबसे ज्यादा इनका एज था, तो वरीयता इनको दिया गया था। ठीक है, तो 9 दिसंबर की मीटिंग में ये अध्यक्ष बनते अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, फिर दोबारा से जब 11 दिसंबर 1946 को मीटिंग होता है संविधान सभा का, वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन उनको बना दिया जाता है। तो ये सवाल आपसे पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोनों नामों को आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा में बहुत सारी समितियां होती हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो हम पढ़ेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, 18 अप्रैल 2022 के CGL एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखिएगा कि सदन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है B पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखिए, महात्मा गांधी के बारे में तो हमें बहुत कुछ पढ़ना ही है। KM मुंशी जो है संविधान सभा के सदस्य थे। JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, भारत जब आजाद होता उस टाइम पे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखने की जरूरत है। BR अम्बेडकर के बारे में हम आगे काफी डिटेल से चर्चा करेंगे, फिर वहीं पर एक बार पढ़ेंगे कि वो किस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि जो पहली बैठक होती है दिसंबर 1946 में होती है। ठीक है, जिसमें 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं और फिर 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। ठीक है, टोटल जो है 11 मीटिंग्स होती हैं संविधान सभा की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि टोटल 11 मीटिंग्स होती हैं, और पहला जो है दिसंबर 1946 में होता है, और जो आखिरी है 11वां वो 14 से 26 नवंबर 1949 को होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो फिर संविधान सभा की बैठक की जरूरत होती नहीं है। ठीक है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रारूप समिति की, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, तो इसके जो मेंबर्स थे वो थे 7। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर BR अम्बेडकर जो है इसी समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है आपसे कि BR अम्बेडकर जो है किस समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, BR अम्बेडकर को मिला करके टोटल मेंबर्स जो थे वो 7 थे, और उनके नाम भी आपसे पूछता है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। जो पहले मेंबर्स थे मतलब BR अम्बेडकर के अलावा वो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सेकेंड नाम है N गोपाल स्वामी, तीसरे व्यक्ति थे KM मुंशी, चौथे व्यक्ति का नाम है सादुल्ला। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला उनका नाम है। पांचवें व्यक्ति है BL राव, छठे व्यक्ति थे DP खेतान। ये 6 व्यक्ति हो गए, एक BR अम्बेडकर 7। अब यहाँ से ना 2 नाम आपको याद रखने हैं, जैसे BL राव जो आप देख रहे हो ये हो जाते हैं बीमार, तो इनकी जगह पे N माधव राव आते हैं। तो आपसे पूछता है कि N माधव राव किसके जगह पर प्रारूप समिति में शामिल होते हैं, तो BL राव की जगह पे, इनकी हेल्थ खराब रहती है इस वजह से। ठीक है, दूसरे व्यक्ति हैं DP खेतान, इनकी डेथ हो जाएगी 1948 में, और इनके जगह पे आएंगे TT कृष्णमा स्वामी। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट करते हुए चलिए। तो ये जो 2 व्यक्ति बदलेंगे उनका नाम, और डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसी तरह के सवाल जो है एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, और उसी दिन जो है संविधान सभा का आखिरी बैठक हुआ था। ठीक है, तो इस शायद मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 भाग थे।
जिसे सभी ने स्वीकार किया था और 24 जनवरी 1950 को इसको मतलब हस्ताक्षर करके एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, जिसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई थी? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। अगर हम बात करें कि हमने आयरलैंड से क्या लिया है, तो आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी और राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स होते हैं वो, और तीसरा पॉइंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होगा, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है। जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी से हमने ये लिया है कि इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिएगा कि इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर दिए जाते हैं वो जर्मनी के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची, जिसे इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे आगे तो पढ़ेंगे कि क्या, जैसे आपने इतना सुना तो होगा ही ना कि एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंटर की लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ठीक है, जिसपे दोनों अपना कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, हमने ऑस्ट्रेलिया के ही कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा, वो है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक। ठीक है, जो आर्टिकल 108 का यूज करके जो हम संयुक्त बैठक करते हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। ठीक है, तो इतनी बात है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया है? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जुडिशियरी रिव्यू की, या फिर जो जुडिशियरी हो इंडिपेंडेंट होगा, ये जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ऑप्शन डी। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमने और क्या लिया है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, मौलिक अधिकार, वो भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, इसके अलावा जो हम इम्पीचमेंट है, जिसे हिंदी में शायद क्या बोलते हैं, मेरे को अभी तो ध्यान आ नहीं रहा। ठीक है, जो इम्पीचमेंट है ना, जैसे मतलब प्रेसिडेंट को हटाना या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, तो इम्पीचमेंट के थ्रू अगर वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, इम्पीचमेंट का हिंदी अभी याद आ गया, महाभियोग। ठीक है, तो महाभियोग बोलते हैं उसको, जिसे महाभियोग के थ्रू आप प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को उनके पोस्ट से हटा सकते हैं। ठीक है, महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। इन बीच में जो है फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है और ये पार्ट 3 में डिस्क्राइब है। ठीक है, पार्ट पूछ लेगा तो 3 और अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। ठीक है, बात करें ऑप्शन बी की, तो 36 से 51 में जो है वो डीपीएसपी के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें अनुच्छेद 368 की, तो इसमें जो है वो अमेंडमेंट्स के बारे में चर्चा किया गया है, संशोधन के बारे में। ठीक है, और ये हमने अमेंडमेंट्स कहाँ से लिया है, तो ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान की भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 के थ्रू किया जाता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 356 की, तो आर्टिकल 356 में जो है स्टेट इमरजेंसी जो कि राज्यपाल लगाते हैं, अगर किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो वह है 356 में। 360 में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है, और अभी तक भारत में 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन वर्णित है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो किस अनुसूची में है, तो है अनुसूची 7वीं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम चौथी अनुसूची की, तो इसमें राज्य और यूनियन टेरिटरीज में कहाँ पे कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, इसके बारे में चर्चा की गई है। 5वीं अनुसूची जो है उसमें भारत में जितने भी जनजाति हैं
मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनके हितों की बात की गई है, ठीक है। और छठी में भी वही है, लेकिन छठी अनुसूची में जो है खास करके 4 राज्यों का वर्णन है, इसको आप याद रखिएगा, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा की बात की गई है, ठीक है। तो 5वीं और छठी दोनों अनुसूची में बातें वही की गई हैं, एरिया अलग-अलग है। छठी में 4 राज्यों का वर्णन है और 5वीं में पूरे भारत में उन 4 राज्यों को छोड़ करके जितनी भी जगहों पे है वो आदिवासी आबादी के हितों की रक्षा की गई है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है दोनों में, 5वीं और छठी में। तो यहाँ से सवाल बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि जो मौलिक मूल कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसका अनुच्छेद है 51A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को परिभाषित करता है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी की बात करता है अनुच्छेद 14 भी, 15 भी और 16 भी, अलग अलग बेसिस पे करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो कानून के सामने सब बराबर है, ये भी एक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में जो कि कहा गया है कि कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, किसी भी सेक्स का व्यक्ति हो और वो भारत के किसी भी स्थान से हो, उसको पे डिस्क्रिमिनेट उसको नहीं किया जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन भी एक तरीके से समानता का ही अधिकार है। और आर्टिकल 16 में नौकरियों में किसी को अपॉर्चुनिटी देने की बात की गई है, यहाँ पर भी समानता की बात करी गई है, ठीक है। तो इन तीनों आर्टिकल जो है उसमें समानता की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। और अलग अलग जो थी आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि मतलब सांस्कृतिक और जो शैक्षिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए, ऑप्शन सी। आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब किसी भी तरीके की जो आज़ादी है, 6 तरीके की टोटल आज़ादी वहाँ पे मेंशन किया गया है। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम काफ़ी डिटेल से उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ है, मतलब जीने का अधिकार जिसको कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्या शक्ति प्राप्त है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें राज्यपाल को 161 के तहत कौन सी शक्ति प्राप्त है, तो शक्ति है क्षमादान की, ठीक है, यानी कि पार्डन पावर्स है, कि वो भी किसी की सजा वगैरह माफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्थापित करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हर स्टेट में एक राज्यपाल होते हैं या फिर होंगे, तो ये आर्टिकल है 153, ठीक है। 161 आर्टिकल हमने अभी पढ़ा और एक वीडियो में लेकर के आऊँगा जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होते हैं, 70 से 80 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम होगा अपना, उसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स है ना 22, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, तो आगे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्राप्त प्रदान करता है? तो 86वां संशोधन जो है, जो कि 2002 में हुआ था, उसमें एजुकेशन राइट की बात की गई थी, ठीक है। तो 86वां संशोधन 2002। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हमने करीब 25 से 30 क्वेश्चंस के आसपास देखे और सारा ऑप्शंस को मैंने आपको क्लियर किया है। तो ये करीब करीब 100 क्वेश्चन के आसपास आपका हो गया होगा, ठीक है। फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और पार्ट्स के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।